मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 11th के अंतर्गत जीव विज्ञान का चौथा अध्याय, जिसका नाम है जंतु जगत या प्राणी जगत, एनिमल किंगडम। इसके अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने कुछ सामान्य जानकारी स्टडी किया था पहले वीडियो में। इससे पहले वीडियो में आप लोगों ने स्टडी किया था कि जंतु जगत का मुख्य लक्षण क्या है। आर्य छुटेकर ने किन लक्षणों के आधार पर जंतु जगत को क्लासिफाई किया था, बनाया था। तो जंतु जगत के लक्षणों के साथ साथ आप लोगों ने देखा था कि जंतु जगत को कुल 11 संघों में बांटा गया है। तो 11 संघों को भी आप लोगों ने स्टडी कर लिया था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि जो 11 संघ बनाए गए थे, पोरीफेरा, सिलेंटेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केहेल्मिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा और कार्डेटा, ये 11 संघों में वर्गीकरण करने का मुख्य आधार क्या था, अर्थात इनको क्लासिफाई करने के लिए बेस क्या रखा गया था, आधार क्या रखा गया था। जिसमें आप लोगों ने देखा था कि सबसे पहला बेस था, पहला आधार था कोशिकीय संगठन। उनकी शारीरिक संगठन जो था, शारीरिक संगठन, उनमें कोशिकाओं की क्या स्थिति थी। ऐसे जंतु जिनमें कोशिका ही पूरे कार्य को संचालित करते हैं, ऐसे जंतु जिनकी शारीरिक कार्यों को पूरी कोशिकाएं मिलकर, मतलब कोशिका ही संचालित करती हैं, उनको कोशिकीय स्तर का शारीरिक संगठन कहते हैं। जैसे आप लोगों ने स्टडी किया था किसमें, संघ पोरीफेरा में। इसके बाद आप लोगों ने देखा था कि कुछ ऐसे भी जंतु हैं जिनमें कोशिकाएं उत्तक के रूप में संगठित होकर उत्तक के रूप में कार्य करती है उनके शरीर में। तो ऐसे जीव, ऐसे प्राणी जिनमें कोशिकाएं मिलकर उत्तक के रूप में कार्य करें और पूरे शारीरिक कार्यों का संचालन करें, ऐसे प्राणियों को उत्तक स्तर का शारीरिक संगठन कहते हैं। ऐसे प्राणियों के शरीर में जो शारीरिक संगठन होता है, उत्तक स्तर का शारीरिक संगठन होता है। जबकि आप लोगों ने देखा था इसका एग्जाम्पल क्या था, तो इसका एग्जाम्पल होता है स्टूडेंट्स आप लोगों का निडेरिया, जिसको आप लोग कहते हैं, वो सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा के अंतर्गत किस तरह का शारीरिक संगठन था, तो उत्तक स्तर का। जबकि इसके बाद आप लोगों ने देखा था कि ये उत्तक आपस में संगठित होकर, आपस में जुड़कर अंग का निर्माण कर लिए थे। अंग ही उनके कार्यों में, अंग, कुछ अंग थे, अंग विकसित हो गए थे, उत्तक अंग के रूप में रूपांतरित हो गए थे। तो उनके शरीर में अंग मिलकर पूरे शारीरिक क्रियाओं का संचालन कर रहे थे। अर्थात उन जीवों में शारीरिक संगठन किस स्तर का पाया जाता है, तो अंग स्तर का पाया जाता है। तो उसके एग्जाम्पल आप लोगों को हमने बताया था क्या क्या थे, तो प्लेटीहेल्मिन्थेस एंड एस्केहेल्मिन्थेस। जबकि अंग तंत्र का शारीरिक संगठन, अर्थात एक से अधिक अंग मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं। एक तंत्र, जैसे आप लोगों को बता दें, पाचन तंत्र में पूरा मुख से लेकर आप लोगों का आहार नाल से लेकर गुदा तक अंग मिलकर एक अंग तंत्र बनाते हैं। तो ये एक अंग तंत्र हो गया। इसे श्वसन में श्वसन तंत्र भाग लेता है, जैसे नासा, नाक हो गया जिसको नासा कहा जाता है। उसके बाद श्वास नली हो गई, फेफड़े हो गए, ये सब क्या है, तो श्वसन अंग की क्या है, भाग हैं, इनको सामूहिक रूप से श्वसन तंत्र कहते हैं। तो कुछ ऐसे भी जंतु होते हैं, कुछ ऐसे भी प्राणी होते हैं जिनमें एक से अधिक अंग मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं। ऐसे प्राणियों में शारीरिक संगठन अंग तंत्र स्तर का पाया जाता है। ये प्राणी होते हैं कौन से स्टूडेंट्स, ये प्राणी होते हैं संघ एनेलिडा से लेकर कार्डेटा तक, मतलब एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा और कार्डेटा, इनमें अंग तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। तो ये आप लोगों ने पिछले वीडियो में स्टडी किया था। अब देखेंगे कि जो वर्गीकरण का आधार रहा है उसमें कुछ ऐसे भी प्राणी होते हैं जिनमें जो पाचन तंत्र होता है, पाचन वो दो प्रकार का होता है, एक अपूर्ण पाचन तंत्र, एक पूर्ण पाचन तंत्र। इसको आज हम पढ़ेंगे कि पाचन तंत्र के आधार पर कैसे क्लासिफाई किया गया है। तो आज हमारा होगा पाचन तंत्र।
पाचन तंत्र, जिसको हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम। याद रखेंगे जो अंग थे वो दो प्रकार के कार्य करने लगे। कुछ ऐसे भी प्राणी थे जिनमें ये पाचन तंत्र अपूर्ण प्रकार का पाया जाता है, और कुछ ऐसे भी प्राणी थे जिनमें जो पाचन तंत्र पूर्ण प्रकार का पाया जाता है, अर्थात पाचन तंत्र भी दो प्रकार का। तो जो 11 जो संघ बनाए गए थे उनमें कौन ऐसे प्राणी है जिनमें अपूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है और कौन ऐसे प्राणी है जिनमें पूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है, तो इसको हम स्टडी करेंगे। तो याद रखेंगे जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, पाचन तंत्र होता है, ये कुछ ऐसे प्राणी होते हैं जिनमें ये कई अंग द्वारा भोजन को निगला जाता है, मतलब खाया जाता है, ग्रहण किया जाता है, और उसी अंग द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को, जो मल होता है, उसको त्यागा जाता है। तो कुछ ऐसे प्राणी हैं जो मुख द्वारा भोजन को ग्रहण करते हैं, मुख द्वारा मल का त्याग करते हैं। वो होते हैं स्टूडेंट्स संघ प्लेटी हेलमिंथेस के जो जीव होते हैं। जो प्लेटी हेलमिंथेस के जीव होते हैं वो मुख द्वारा ही भोजन को ग्रहण करते हैं, मुख द्वारा ही मल का त्याग करते हैं। तो ऐसे पाचन को अपूर्ण पाचन तंत्र कहते हैं। तो आप लोग लिख लेंगे इसमें, पाचन तंत्र दो प्रकार का होता है। पाचन तंत्र पहले इसमें लिख लेंगे 2 लाइन। पाचन तंत्र भी जीवों के वर्गीकरण का आधार है, क्योंकि कुछ जंतुओं में पाचन तंत्र अपूर्ण एवं कुछ में पूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है। पूर्ण पाचन तंत्र अपूर्ण एवं कुछ में पूर्ण प्रकार का पाया जाता है। तो आप लोगों ने देखा स्टूडेंट्स कि पाचन तंत्र भी जीवों के वर्गीकरण का आधार है, क्योंकि कुछ जंतुओं में पाचन तंत्र अपूर्ण एवं कुछ में पूर्ण प्रकार का पाया जाता है। इसमें आप लोग हेडिंग डालेंगे क्या? पहला, अपूर्ण पाचन तंत्र। अपूर्ण पाचन तंत्र, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अपूर्ण पाचन तंत्र किसे कहते हैं? आपसे पूछा जाए कि अपूर्ण पाचन तंत्र क्या है, तो कुछ ऐसे प्राणी होते हैं जो मुख द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं और मुख द्वारा ही मल का त्याग करते हैं। तो लिख लेंगे, कुछ ऐसे भी प्राणी होते हैं
जो मुख द्वारा भोजन अंतर्ग्रहण करते हैं, तथा मुख द्वारा ही मल का त्याग करते हैं, इस प्रकार के पाचन तंत्र को अपूर्ण पाचन कहते हैं, अपूर्ण पाचन तंत्र कहते हैं। तो आप लोगों ने देखा कुछ ऐसे भी जंतु होते हैं जो मुख द्वारा भोजन अंतर्ग्रहण करते तथा मुख द्वारा ही मल का त्याग करते हैं। इस प्रकार के पाचन को अपूर्ण पाचन तंत्र कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आप लोग लिख लेंगे। एग्जाम्पल किस संघ के प्राणी हैं? तो संघ प्लेटीहेल्मिन्थीस। तो याद रखेंगे इस संघ के प्राणी क्या हैं? अपूर्ण पाचन तंत्र वाले हैं। दूसरा आता है पूर्ण पाचन तंत्र। पूर्ण पाचन तंत्र कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो देखेंगे पूर्ण पाचन तंत्र किसे कहते हैं? तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स, ऐसे प्राणी जो मुख द्वारा भोजन खाते हैं, ग्रहण करते हैं, अंतर्ग्रहण करते हैं और गुदा द्वारा मल का त्याग करते हैं। अर्थात एक पाचन तंत्र में कई भाग होते हैं, कई अंग भाग लेते हैं, जैसे मुख गुहा, आहार नाल में आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा। ये क्या है? पाचन तंत्र अर्थात आहार नाल के भाग हैं। तो इनमें ढेर सारे अंग मिलकर एक तंत्र बना रहे हैं जिसको हम लोग पाचन तंत्र कहते हैं। तो मुख द्वारा भोजन ग्रहण किया जाता है और गुदा द्वारा अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकाले जाते हैं, मल का त्याग होता है। इस प्रकार के पाचन तंत्र को पूर्ण पाचन तंत्र कहते हैं। तो लिख लेंगे इसमें, इस प्रकार के पाचन तंत्र में मुख द्वारा भोजन अंतर्ग्रहण किया जाता है तथा गुदा द्वारा मल का त्याग किया जाता है, जिसे पूर्ण पाचन तंत्र कहते हैं।
पाचन तंत्र कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आप लोग लिख लेंगे। एग्जाम्पल है संघ कार्डेटा के प्राणी, संघ कार्डेटा के प्राणी। ये प्राणी और भी है। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर कि प्लेटीहेल्मिन्थेस में अपूर्ण पाचन तंत्र और कार्डेटा संघ के प्राणियों में पूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है। पूर्ण पाचन तंत्र का डिफिनेशन देख लिए। इस प्रकार के पाचन तंत्र मुख द्वार द्वारा या मुख द्वारा भोजन अंतर्ग्रहण किया जाता है तथा गुदा द्वार द्वारा मल का त्याग किया जाता है, जिसे पूर्ण पाचन तंत्र कहते हैं। तो ये भी एक जंतुओं के वर्गीकरण का आधार माना जा रहा है। अब आप देखेंगे परिसंचरण तंत्र के आधार पर कैसे, परिसंचरण तंत्र के आधार पर कैसे जंतुओं का वर्गीकरण किया गया या वर्गीकरण का आधार माना गया है। तो अब हेडिंग हमारी रहेगी परिसंचरण तंत्र। ये भी दो प्रकार का होता है, तो हम इसमें स्टडी करेंगे परिसंचरण तंत्र के बारे में। तो स्टूडेंट्स, हमारा अगला टॉपिक होगा परिसंचरण तंत्र। सर्कुलेटरी सिस्टम। अब यहां देखेंगे कि परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं। तो याद रखेंगे ऐसे प्राणी जिनमें रुधिर का प्रवाह जिनके शरीर में रुधिर का प्रवाह विभिन्न प्रकार के ऊतकों में या धमनियों में होता है, धमनियों द्वारा होता है, उसको हम लोग परिसंचरण तंत्र कहते हैं। याद रखेंगे तो परिसंचरण तंत्र भी दो प्रकार का होता है। मतलब रुधिर का प्रवाह हमारे शरीर के अंतर्गत या अन्य जंतुओं के शरीर में अलग अलग प्रकार से होता है। तो उनको दो भागों में क्लासिफाई किया गया, बांटा गया है। तो यहां पर आप लोग लिखेंगे कि रुधिर का प्रवाह अलग अलग प्राणियों में अलग अलग प्रकार से होता है। लिखेंगे प्राणियों में रुधिर का प्रवाह प्राणियों में रुधिर का प्रवाह भिन्न भिन्न प्रकार से होता है या भिन्न प्रकार से होता है। भिन्न प्रकार से होता है। कुछ प्राणियों में रुधिर हृदय से ऊतकों में प्रवाहित होता है। ऊतकों में प्रवाहित होता है तथा
कुछ में रुधिर का प्रवाह हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में रुधिर तथा कुछ में रुधिर का प्रवाह हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में रुधिर वाहिनियों ब्लड वेसल्स जिसको कहते हैं, रुधिर वाहिनियों द्वारा होता है। रुधिर वाहिनियों द्वारा होता है, जिसके आधार पर परिसंचरण तंत्र दो प्रकार का होता है। कौन कौन से अब देखेंगे। पहला है, हेडिंग बनाएंगे, पहला खुला परिसंचरण तंत्र। खुला परिसंचरण तंत्र ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो याद रखेंगे खुला परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं। तो ऐसे प्राणी जिनमें रुधिर का बहाव, रुधिर का प्रवाह हृदय से कोशिकाओं या उत्तकों में होता है, डायरेक्ट हृदय से किनमें होता है, तो शरीर में उपस्थित जो कोशिकाएं होती हैं उनमें हो या उत्तकों में हो, तो ऐसे परिसंचरण तंत्र को खुला परिसंचरण तंत्र कहते हैं। मतलब कोई धमनियां, कोई नलिकाएं इनमें भाग नहीं लेती हैं। वो हृदय से सीधे रुधिर का प्रवाह किनमें होता है, तो उत्तकों में होता है या कोशिकाओं में होता है। तो आप लोग लिखेंगे इसमें खुला परिसंचरण तंत्र में कि इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र में रुधिर का या रक्त बहाव या रुधिर का प्रवाह हृदय से कोशिका में या उत्तकों में होता है। तो लिख लेंगे, आप लोग नोट करेंगे स्टूडेंट्स, इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र में रुधिर का प्रवाह हृदय से शरीर के असममित अंगों जैसे उत्तकों या
कोशिकाओं में होता है। कोशिकाओं में होता है, होता है। तो आप लोग देखें कि इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र में रुधिर का प्रवाह हृदय से शरीर के असम्मित अंगों जैसे ऊतकों या कोशिकाओं में होता है, जिसे खुला परिसंचरण तंत्र कहते हैं। खुला परिसंचरण तंत्र कहते हैं, तंत्र कहते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि खुला परिसंचरण तंत्र क्या है। तो इनमें कोई नलिकाएं, कोई ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती है, मतलब धमनियां, केशिकाएं या शिराएं इसमें नहीं पाई जाती हैं। और इसका एग्जाम्पल आप लोग लिख लेंगे। एग्जाम्पल्स हैं संघ एनेलिडा के प्राणी, एनेलिडा के प्राणी, जिसमें जोंक केचुआ आते हैं। कोष्ठ में लिख सकते हैं जोंक। जोंक में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है? तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स, खुला परिसंचरण तंत्र होता है। अगला हम पढ़ेंगे बंद परिसंचरण तंत्र। बंद परिसंचरण तंत्र, तंत्र क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो याद रखेंगे, इसी के विपरीत हम इसका आंसर बताएंगे कि ऐसा परिसंचरण तंत्र जिनमें रुधिर का प्रवाह हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में धमनियों द्वारा, शिराओं द्वारा या रुधिर केशिकाओं द्वारा होता है, या डायरेक्ट रूप में आप कह सकते हैं कि हृदय से रुधिर का बहाव शरीर के विभिन्न अंगों में रुधिर वाहिनियों द्वारा होता है। इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र को बंद परिसंचरण तंत्र कहते हैं। तो आप लोग लिखेंगे कि ऐसा परिसंचरण तंत्र जिनमें रुधिर का बहाव हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में रुधिर का बहाव हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में रुधिर वाहिनियों इसको ब्लड वेसल्स कहा जाता है। ब्लड वेसल्स रुधिर वाहिनियां कौन कौन सी है? धमनी लिख सकते हैं, जैसे धमनी, शिरा व रुधिर केशिकाएं। रुधिर केशिकाओं लिख सकते हैं।
रुधिर केशिकाओं द्वारा होता है, द्वारा होता है। ऐसा परिसंचरण तंत्र जिनमें रुधिर का बहाव हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में रुधिर वाहिनियों जैसे धमनी, शिरा व केशिकाओं द्वारा होता है, बंद परिसंचरण तंत्र कहते हैं। बंद परिसंचरण तंत्र कहते हैं। बंद परिसंचरण तंत्र कहते हैं। किनमें होता है तो एग्जाम्पल आप लोग लिख लेंगे। एग्जाम्पल, बंदर, मानव, इसको लिख सकते हैं कार्डेटा संघ, कोष्ठ में कार्डेटा संघ, कार्डेटा संघ में आने वाले हैं। इनमें क्या होता है, धमनी, शिरा और केशिकाएं होती हैं। तो आप लोगों ने यहाँ देखा किसके बारे में, परिसंचरण तंत्र के बारे में। ये भी दो प्रकार का, खुला और बंद परिसंचरण तंत्र, और इसके हिसाब से भी आधार माना गया जंतु के वर्गीकरण का। अब देखेंगे सममित और असममित प्राणी क्या होते हैं। अगला हमारा टॉपिक होगा इसके बाद, परिसंचरण तंत्र के बाद जो वर्गीकरण का अगला आधार माना गया है वो है सममित प्राणी। यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नीट के हिसाब से भी ढेर सारे यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। पूछा जा सकता है कि कौन ऐसे प्राणी हैं जिनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। निम्न में से प्राणियों को आपको छांटना है, तो जानते रहेंगे तो आराम से छांट लेंगे, वहां ऑप्शन दिया रहेगा। तो अगला होगा सम्मिति। सम्मिति क्या होती है, सिमेट्री। ये भी जंतुओं के वर्गीकरण का आधार माना गया है। तो हेडिंग आप लोग बनाएंगे सम्मिति। सम्मिति जिसको हम लोग सिमेट्री कहते हैं इंग्लिश में। सिमेट्री याद रखेंगे। अब जानेंगे कि सम्मिति क्या होता है और सम्मिति के आधार पर सिमेट्री क्या होता है। सिमेट्री के आधार पर जीवों का या जंतुओं का या प्राणियों का वर्गीकरण कैसे किया गया है। तो याद रखेंगे इसका भी बहुत इंपॉर्टेंस है कि कैसे सम्मिति के आधार पर प्राणियों का वर्गीकरण किया गया है। इसमें क्या किया जाता है कि प्राणी को देखा जाता है कि इनमें सम्मिति किस प्रकार का है। सबसे पहले हम सम्मिति को समझेंगे एक उदाहरण के अनुसार कि सम्मिति आखिर होता क्या है। ऐसे प्राणी, सपोज दैट हम मानते हैं ऐसे प्राणी जिनको किसी एक केंद्रीय अक्ष से दो बराबर भागों में बांट दें। याद रखेंगे हम क्या कह रहे हैं। मान के चलिए कि कोई प्राणी है, सपोज दैट कोई प्राणी हम बना लेते हैं। मान के चलिए कि कोई प्राणी है, सपोज दैट ये प्राणी है और प्राणी को हमको दो बराबर भागों में बांटना है। तो यहां से देखेंगे आप लोग कि हम इसको केंद्रीय अक्ष से, देखो आप लोग केंद्रीय अक्ष से यहां से दो बराबर भागों में हम बांट रहे हैं, जिसमें आप लोग देखेंगे आधा सिर इधर हो गया, आधा सिर इधर, एक आंख इधर, एक आंख इधर हो गई, आधा मुंह इधर, आधा मुंह इधर, आधा नाक इधर, आधा नाक इधर, एक हाथ इधर, एक हाथ इधर, एक पैर इधर, एक पैर इधर, आधा पेट का हिस्सा इधर, आधा पेट का हिस्सा इधर। कहने का मतलब कि ऐसे प्राणी जिसको किसी केंद्रीय अक्ष से दो बराबर भागों में बांट सके, ऐसे प्राणियों को कहते हैं द्विपार्श्व सम्मिति।
द्विपार्श्व सममिति। तो याद रखेंगे सममिति के आधार पर भी प्राणियों को बांटा गया है। तो इसमें आप लोग सबसे पहले नोट कर लेंगे कि सममिति के आधार पर जीवों को 3 भागों में बांटा गया है। तो सममिति आप लोगों ने समझा, अब तीनों प्रकार को समझेंगे इसमें उदाहरण के अनुसार। सममिति के आधार पर प्राणियों को वर्गीकृत किया गया है। वर्गीकृत किया गया है जिसके अनुसार प्राणी 3 प्रकार के होते हैं। तो आप लोगों ने यहां देखा कि सममिति के आधार पर प्राणियों को वर्गीकृत किया गया, जिसके अनुसार प्राणी 3 प्रकार के होते हैं। जिसके आधार पर प्राणी 3 प्रकार के होते हैं। आधार पर प्राणी 3 प्रकार के होते हैं। देखेंगे कौन कौन। तो पहला प्राणी जिसको कहा जाता है असममित प्राणी। असममित प्राणी जिसको कहा जाता है एसिमेट्रिकल एनिमल्स। दूसरा है स्टूडेंट्स अरियसममित प्राणी। जिसको रेडियल सिमेट्री बोला जाता है। अरियसममित प्राणी जिसको रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल्स। और तीसरा है स्टूडेंट्स, तीसरा है आप लोगों का द्विपार्श्व सममित प्राणी। द्विपार्श्व सममित प्राणी बाइलेटरल सिमेट्रिकल एनिमल्स। यहां पर हमने देखा कि सममिति के आधार पर प्राणी 3 प्रकार के, असममित प्राणी, अरिसममित प्राणी और द्विपार्श्व सममित प्राणी। तो अब इनको एक एक करके स्टडी करेंगे तब आपको डिटेल में नॉलेज होगा कि आखिर सममिति को आधार क्यों माना गया है वर्गीकरण में। तो इसमें हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि अरिसममित प्राणी क्या होते हैं, लेकिन याद रखेंगे उसको समझने से पहले हम द्विपार्श्व सममित को समझ लेते, तब हम अरिसममित पर आते हैं। तो हमने जस्ट इसके बाद बताया था एक एग्जांपल लेकर कि कोई प्राणी है, जैसे हमने बताया था कोई प्राणी का चित्र बना लीजिए आप लोग। ऐसे प्राणी जिनको किसी केंद्रीय अक्ष से, चाहे किसी एक भाग से किसी केंद्रीय अक्ष से 2 बराबर भागों में बांट सके। दिख रहे हैं ना।
दो बराबर भागों में बांट सके, दो अलग अलग बराबर हिस्से आए, ऐसे प्राणियों को द्विपार्श्व सममित प्राणी कहते हैं। जैसे ह्यूमंस, मानव। मानव को देखिए, एक केंद्रीय अक्ष से अलग किया जाए, मध्य से देखेंगे, यहां से अलग किया जाए तो एक आंख, आधे नाक, आधे मुंह और आधे पूरा बॉडी ही आधे आधे दो बराबर भागों में बट जा रही है। ऐसे प्राणियों को कहा जाता है द्विपार्श्व सममित प्राणी। तो आपको समझ में आ गया स्टूडेंट्स कि ऐसे प्राणी जिनको किसी एक केंद्रीय अक्ष से दो बराबर भागों में अलग किया जा सकता है या बांटा जा सकता है, उन्हें कहते हैं द्विपार्श्व सममित प्राणी, बाइलेटरल सिमेट्रिकल एनिमल्स। दूसरा देखेंगे, और ये सममित प्राणी, और ये सममित प्राणी में होता है स्टूडेंट्स यू कि किसी भी मतलब उस जंतु को, उस प्राणी को किधर से भी आप क्या करो, डिवाइड करो, किसी भी केंद्रीय अक्ष से डिवाइड करो, दो बराबर भागों में वो डिवाइड हो जाएंगे। मतलब किसी एक केंद्रीय अक्ष से नहीं, तिरछी काटेंगे। जैसे एक बता देते हैं आप लोगों को, टीनोफोरा पढ़ेंगे। टीनोफोरा के अंतर्गत एक बॉल की तरह, फुटबॉल की तरह एक जीव आता है, प्राणी आता है जो समुद्र में पाया जाता है। तो इस प्राणी, इस ग्रुज बोला, ग्रुज बेरी बोला जाता है इसको, और हम लोग इसको कॉम्ब जेली भी कहा जाता है इसको। तो यहां पर क्या होता है स्टूडेंट की फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर। तो इसमें आप फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर है तो चाहे इधर से काट लो, दो बराबर भागों में बटेंगे, चाहे इधर से काट लो, दो बराबर भागों में बटेंगे, चाहे इधर से काटो, दो बराबर भागों में बट जाएंगे। मतलब ऐसे प्राणी जिनको किसी भी केंद्रीय अक्ष से दो बराबर भागों में अलग किया जा सके, उन्हें कहा जाता है असममित प्राणी। अब आते हैं असममित प्राणी में। असममित प्राणी किसे कहते हैं? तो ऐसे प्राणी जिनको किधर से भी आप काटिए भाई, इधर से काटिए चाहे उधर से, लेकिन दो बराबर भागों में दो हिस्से उनके शरीर के नहीं हो सकते, उनको असममित प्राणी कहते हैं। जैसे आप लोगों को पोरीफेरा, संघ पोरीफेरा के प्राणी, साइकान को ले लीजिए। साइकान का स्ट्रक्चर ऐसे होता है। अब आप लोग इसको काटिए, यहां से भी काटेंगे तो दो बराबर भाग में नहीं बटेंगे, चाहे इधर से भी काटेंगे दो बराबर भाग में नहीं बटेंगे। ये स्पंज कहा जाता है इनको सामान्य भाषा में, लेकिन इनका नाम है साइकान। तो ये पोरीफेरा में आने वाले प्राणी हैं, जिसमें यू स्पंजिया भी है। यू स्पंजिया भी, उसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, उसको भी देख लेंगे जो आता है इसके अंतर्गत। ये सब आपकी किताब में दे रखा है स्टूडेंट्स, आप लोग वहां से स्टडी करते चलेंगे। इसमें बात स्पंज भी आते हैं। अब इसको कहीं से डिवाइड करिए, किधर से करिए, कहां दो बराबर भागों में आएंगे। इस कारण इन्हें क्या कहा जाता है? असममित प्राणी कहा जाता है। किनको? संघ पोरीफेरा को। तो यहां पर आप लोग इनके बारे में नोट करेंगे। अब पहला हेडिंग बनाएंगे असममित प्राणी। asymmetrical एनिमल्स। एसिमेट्रिकल एनिमल्स में क्या नोट करेंगे? आप लोग को जस्ट हमने बताया है कि ऐसे प्राणी जिनको किसी भी अक्ष से दो बराबर भागों में डिवाइड नहीं किया जा सकता, बांटा नहीं जा सकता, इनको कहा जाता है असममित प्राणी। तो ऐसे भी किसी भी प्राणी को किसी भी केंद्रीय अक्ष से दो बराबर भागों में नहीं बांटा जा सकता, इन प्राणियों को कहा जाता है असममित प्राणी। तो लिख लेंगे आप लोग, ऐसे प्राणी
ऐसे प्राणी जिन्हें किसी भी केंद्रीय अक्ष से दो बराबर भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता। दो बराबर भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता या बांटा नहीं जा सकता। विभाजित नहीं किया जा सकता। ऐसे प्राणी जिन्हें किसी भी अक्ष से दो बराबर भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता, उन्हें असममित प्राणी कहते हैं। असममित प्राणी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आप लोग नोट कर लेंगे। एग्जाम्पल ही मेन है। असममित का एग्जाम्पल पूछा जाता है तो असममित का एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स संघ पोरीफेरा। जिसमें क्या आते हैं, कुछ में लिख सकते हैं साइकॉन। यहां आप लोगों ने देखा कि संघ पोरीफेरा के अंतर्गत रखे गए जीव क्या होते हैं, असममित होते हैं। असममित जंतु का एग्जाम्पल है संघ पोरीफेरा में रखे गए जंतु या प्राणी। दूसरा हम पढ़ेंगे किसके बारे में, असममित के बारे में। दूसरा आप लोग हेडिंग बनाएंगे स्टूडेंट्स, आप लोग को समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी है। असममित प्राणी। असममित प्राणी। असममित प्राणी। रेडियल, सिमेट्रिकल, एनिमल्स। तो याद रखेंगे, इसमें आप लोगों को जस्ट हमने बताया कि ऐसे प्राणी जिसको किसी भी अक्ष से काटा जाए वो दो बराबर हिस्सों में आसानी से डिवाइड हो जाए। मतलब दो बराबर हिस्से किसी भी अक्ष से काटने पर या दो हिस्से में उनको अलग अलग किया जा सके, समान प्रकार के हिस्सों में। तो लिखेंगे ऐसे प्राणी जिनको किसी भी अक्ष से जिन्हें किसी भी अक्ष से दो समान भागों में बांटा जा सके या विभाजित किया जा सके। बांटा जा सके इस प्रकार के प्राणियों को असममित प्राणी कहते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि ऐसे प्राणी जिन्हें किसी भी अक्ष से दो समान भागों में
बांटा जा सके, इस प्रकार के प्राणियों को अरिसमित प्राणी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल आप लोग नोट कर लेंगे, एग्जाम्पल ही में महत्वपूर्ण है स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए। एग्जाम्पल आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाएगा। और ये सम्मित प्राणी के एग्जाम्पल हैं, तो आप लोग लिख लेंगे नाइडेरिया या सिलेंट्रेटा या टिनोफोरा। दो संघ है, दो संघ है, संघ सिलेंट्रेटा, संघ सिलेंट्रेटा व टिनोफोरा, टिनोफोरा। ये दो संघ के प्राणियों में किस प्रकार का सिमेट्री पाया जाता है? तो आर्य सम्मित पाया जाता है। मतलब इस आर्य सम्मित होते हैं, मतलब इनको किसी भी भाग से डिवाइड किया जा सके। इसमें हमने एग्जाम्पल भी बता रखे हैं। अब देखेंगे इसका अगला है जिसको कहा जाता है द्विपार्श्व सम्मित। तीसरा है द्विपार्श्व सम्मित, द्विपार्श्व सम्मित प्राणी। तो आप लोगों ने देखा द्विपार्श्व सम्मित प्राणी। बाइलेटरल सिमेट्रिकल एनिमल्स। तो इसमें देखेंगे कि जिन प्राणियों को, चाहे वे प्राणी जिनको किसी केंद्रीय अक्ष से दो बराबर भागों में, समान भागों में विभाजित किया जा सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लिख लेंगे ऐसे चाहे लिख लेंगे वे प्राणी जिनको किसी एक अक्ष से, जिनको किसी एक ही अक्ष से, एक ही केंद्रीय अक्ष से दो बराबर भागों में, दो बराबर भागों में विभाजित किया जा सके, विभाजित किया जा सके उन्हें द्विपार्श्व सम्मित प्राणी कहते हैं। द्विपार्श्व सम्मित प्राणी, द्विपार्श्व सम्मित प्राणी कहते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ इसका भी डिफिनेशन देख लिया कि वे प्राणी जिनको किसी एक ही केंद्रीय अक्ष से दो बराबर भागों में विभाजित किया जा सके उन्हें द्विपार्श्व सम्मित प्राणी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आप लोग लिख लेंगे कि कौन कौन से संघ के प्राणी इसके अंतर्गत आते हैं। तो लिख लेंगे संघ एनेलिडा से लेकर, इसमें आप लोग लिख लेंगे द्विपार्श्व सम्मित प्राणी में कि संघ एनेलिडा से लेकर कार्डिटा तक के जो प्राणी होते हैं वो सब इसके अंतर्गत आते हैं। लिख लेंगे संघ एनेलिडा से लेकर
एनेलिडा से लेकर कार्डेटा तक के प्राणी, कार्डेटा संघ तक के प्राणी। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर कि संघ एनेलिडा से लेकर कार्डेटा, मतलब एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा और कार्डेटा। तो ये सब प्राणी किस प्रकार के सिमेट्री वाले हैं? द्विपार्श्व सममित वाले हैं, मतलब बाइलेटरल सिमेट्री वाले हैं। कौन कौन? तो संघ एनेलिडा से लेकर कार्डेटा तक के प्राणी। तो आप लोगों ने देखा कि जो जंतुओं के या प्राणियों के वर्गीकरण का आधार रहा है, जिसमें आप लोगों ने पाचन तंत्र और आप लोग परिसंचरण तंत्र और सम्मिति के आधार को भी आप लोगों ने स्टडी कर लिया। आगे हम देखेंगे, आगे हम स्टडी करेंगे क्या क्या जंतुओं के वर्गीकरण के आधार में रह रहा है। तो द्विकोरिक और त्रिकोरिक प्राणी क्या होते हैं, मतलब डिप्लोब्लास्टिक एनिमल और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल क्या होते हैं, और प्रगुहा भी एक, प्रगुहा क्या होता है, प्रगुहा के आधार पर भी प्राणियों को वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। तो आगे के वीडियो में हम स्टडी करेंगे। तो आज की वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, और हर वीडियो के अंत में आप लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं, तो जिनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। आज के क्वेश्चन है कि ऐसे प्राणियों के नाम आप लोगों को बताना है, ऐसे प्राणियों के नाम बताना है जिनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, जिनमें खुला प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, उन प्राणियों के नाम आप लिखेंगे। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए दे रहे हैं कि ऐसे प्राणियों के नाम बताने हैं जिनमें अपूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है, अपूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। तो उन प्राणियों के एग्जाम्पल देने हैं। और तीसरा क्वेश्चन है कि ऐसे प्राणियों के नाम बताने हैं आपको जिनमें अरीय सममित प्राणी, मतलब कौन ऐसे प्राणी हैं जो अरीय सममित वाले हैं। इन तीन क्वेश्चनों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। जुड़े रहिए एशियन ऑनलाइन क्लासेस के साथ। धन्यवाद।